नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात मोदी सरकार के राहत पैकेज और देश के आर्थिक हालात की। पहले कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन के कारण पहले से मंदी की शिकार इकोनॉमी की कमर टूट गई है। डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री इस पैकेज के बारे में जानकारी दे रही है। सरकार एमएसएमई सेक्टर को दिए जाने वाली मदद की जानकारी साझा कर चुकी है। सरकार के ऐलान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि सरकार एमएसएमई सेक्टर को लोन के लिए गारंटी देने की बात कर रही है, पर सवाल तो यह है कि जब जमीन पर मांग ही नहीं तो व्यापारी कर्ज क्यों लेंगे। सवाल इसलिए क्योंकि मंदी की मार और लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है, लोगों की आय कम हुई है। ऐसे में बाजार में मांग ही नहीं है, फिर उद्योगों को आर्थिक मदद से क्या फायदा होगा। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि सरकार मांग बढ़ाने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है। अगले आधे घंटे हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी उपाध्याय, अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमन अग्रवाल, बीजेपी के नेता वैभव अग्रवाल और सीपीएम के नेता प्रसेनजीत बोस। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं वैभव अग्रवाल जी से। वैभव जी, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। सुनने में जाहिर है बहुत बड़ी रकम लगती है और लगता है कि इससे बहुत परिवर्तन संभव है। आज निर्मला सीतारमण जी ने भी ऐलान किए हैं कुछ, लेकिन जो मूल समस्या है, जो लोग कह रहे हैं कि इससे हमारी मार्केट में फिलहाल मांग बढ़ने वाली नहीं है और इस हालात में जिस तरह से कर्ज देने की बात हुई है उसका भी शायद बहुत फायदा नहीं होगा। आप कैसे इस आरोप को गलत ठहराएंगे? देखिए, आरोप की तो जहां तक बात है, हमेशा की बात है कि जो विपक्ष है वो बात को तोड़ मरोड़ के रखता है। अब देखिए, आपने अपने उद्बोधन में कहा कि मार्केट में इतनी नौकरियां चली गई हैं तो माल ही नहीं है, तो उसको खरीदेंगे कैसे, क्योंकि खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि आय कम हो गई है और वो सब हो गया है। देखिए, ऐसा है कि ये तो नंबर्स मेरे को और आपको अभी पता नहीं है, अभी तो सरकार के पास ही ये नंबर्स नहीं है कि कितनी नौकरियां गई हैं और कितनी नहीं गई हैं। जहां तक नौकरियां जाने की बात है, जो नीचे तबके की नौकरियां हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ही सरकार ने इतना बड़ा पैकेज बनाया है। तो उसके लिए बैंक से अपने को लोन मिल रहा है ताकि वो जो कंपनियां बंद हैं वो तनख्वाहें दे पाए। पीएफ सरकार दे रही है, प्रोविडेंट फंड जिसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है 3000 करोड़ का एडिशनली अगले 3 महीने के लिए। ठीक है, इसके लिए एमएसएमई को आप फंड कर रहे हैं ताकि वो अपनी फैक्ट्रियां खोलें। एमएसएमई फंड नहीं लेगी अगर फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी तो जॉब्स लगेंगी तो तनख्वाहें आएंगी तो बिक्री बढ़ेगी तो मार्केट आगे चलेगा। तो देखिए, ये सप्लाई और चेन का गेम है, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में। अमन जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सप्लाई और गेम का खेल है, लेकिन यह सिद्धांत कोरोना काल में नहीं पैदा हुआ, पहले से चला आ रहा था। उसके बावजूद मूडीज का जो नया आकलन है कि हमारी जो जीडीपी है वो 0% पे पहुंच गई। बहरहाल हम इस पे आगे आपसे बात करेंगे। प्रोफेसर वी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल राजनीतिक टिप्पणी नहीं लेंगे, जैसा आपने कहा कि विपक्ष जो है वो आरोप लगाता ही है। प्रोफेसर उपाध्याय, क्या आपको जो 2 दिन से लगातार राहत पैकेज की बातें हो रही हैं उससे मौजूदा जो हमारी अर्थव्यवस्था का संकट है वो दूर होता दिख रहा है? कल और आज में जो अनाउंसमेंट हुई तो उसमें एक बात जो आप कर रहे हो एमएसएमई की, तो वो थोड़ी सी मीनिंगफुल है इस सेंस में कि गारंटी की बात हो रही है लोन पे, पर बाकी तो जो 20 लाख करोड़ है उसका तो कोई हिसाब किताब अभी दिख नहीं रहा है। जो पहले का मान लो आप 10 लाख करोड़ मान भी लो, जो पहले आरबीआई का या सरकार ने अनाउंस किया था, फिर भी आज जो अनाउंसमेंट है उसमें तो खाली क्रेडिट की बात हो रही है। अब क्रेडिट आज कोई गारंटी की बात नहीं हुई है। आज सरकार ने किसी के लिए नहीं कहा कि सरकार गारंटी कर रही है। तो क्रेडिट बैंक जब देंगे, लेने वाले जब आएंगे, जब उनको लगेगा कि सामान मार्केट में बिकेगा। पर जैसा हम सब देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, तो वो सरकार तो आंकड़ा देगी नहीं, वो तो उसके लिए तो बहुत हमें इंतजार करना पड़ेगा कई साल तक। आजकल आंकड़ा व्यक्त भी नहीं आता है। लेकिन अगर मान लो हम सीएमआई के आंकड़े को लें जी, उसको देखें तो हम देख रहे हैं कि 25% के करीब हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है ना। कितने लोग जॉब 12 करोड़ लोग जॉब से निकले हैं। और ये जब है जबकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटी है।
अगर आप उसका हिसाब लगा के देखो तो कुछ हिसाब से तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो 30-40% की हो सकती है। और जो आप बात कर रहे हो ग्रोथ की, तो वो ग्रोथ के आंकड़े तो मीनिंगलेस हैं। अब उनको क्यों बार बार रिपीट करते रहते हैं पता नहीं। अब सीधा साधा लग रहा है कि सारी दुनिया में डिप्रेशन की स्थिति है, बाकी सारी कंट्रीज कह रही हैं कि 10-15% जीडीपी घटेगी, तो इंडिया कैसे बच जाएगा? तो इंडिया में भी 10% जीडीपी घटेगी। हमें ये जो आंकड़े IMF वगैरह की बार बार रिपीट नहीं करने चाहिए, इनका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि कहां से कैसे कैलकुलेशन करके बताए कि जीडीपी 0% बढ़ेगी या 2% बढ़ेगी, ये क्या होगा? तो ये सारी बातें, तो आज हम थोड़ा सा उम्मीद कर रहे थे कि सरकार लोगों के पास कोई सीधा ऐसा उपाय करे कि उनकी आमदनी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। तो खाली थोड़ा सा कुछ लोगों को खाने वाले जो पैकेट है 5 किलो का, बिल्कुल, उसके अलावा तो और कोई ऐसी चीज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम आपसे दोबारा बात करेंगे। यानी 5 किलो अनाज जो देने की बात है, निस्संदेह उसका फायदा मिलेगा। 8 करोड़ लोगों को देने को कहा गया है 5 किलो अनाज, और इसमें यह भी शामिल है कि 2 महीने से ऐसे लोग बिना अनाज के थे। एक गंभीर तस्वीर हमारी सरकार ने आज स्वीकार की है कम से कम, लेकिन फिलहाल लोगों को मिलेगा, जिंदा रहेंगे वो, पर मांग का क्या होगा? प्रोफेसर अमन अग्रवाल, एक बात बार बार कही जाती है कि लोगों की जेब में पैसा दीजिए ताकि वो खरीद सके, वो बाजार जाएं ताकि मांग पैदा हो। हमको इसमें कुछ ठोस दिख नहीं रहा है। लगातार 20 लाख करोड़ में इतने जीरो हैं कि शायद हम गिन नहीं पाएंगे, लेकिन एक आम आदमी के लिए जो आज 1000 किलोमीटर वो मजदूर जो पैदल चला जा रहा है, उसके लिए जीरो तो जीरो ही है। आपने बड़ी अच्छी बात करी। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सब लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मेरे विचार में एक बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के सरकार ने किया है। काफ़ी सरकारों ने पैकेजेस दिए हैं, 2%, 3% जीडीपी से लेके 21% जीडीपी जो जापान ने दिया है, पर एकदम से रैंडमली लाए थे। उसमें तो डिस्क्रिप्शन भी नहीं था कि क्या क्या किया है। सरकार ने ब्रेकअप करके दिया है। और जहाँ तक आंकड़ों की बात है, मैं वर्ल्ड बैंक में काम किया 20 साल पहले वॉशिंगटन DC में। मेरे विचार में ये अनिवार्य स्टेटमेंट है किसी की भी कि वर्ल्ड बैंक कैसे आंकड़े बनाता है। तो इस तरीके से तो हम किसी के भी आंकड़ों को जो है मानने नहीं दे सकते हैं। हम सरकार के आंकड़ों को मानने नहीं दे रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों को मानने नहीं दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहस थोड़ा सा डिरेल हुई। प्रोफेसर अग्रवाल, प्रोफेसर उपाध्याय ने जो बात कही है वो उस तकलीफ से उमड़ी है कि इस समय जो हालात हैं, कुछ अर्थशास्त्री तो कह रहे हैं कि निगेटिव हो गया। कहने का मतलब उस आंकड़े पे आप ठीक है बोलते रहिए, रोज ही हम वो बात दोहराते हैं, इस पे शायद वो एक टिप्पणी की। मैं हालात की ही बात बता रहा हूँ जनाब, कि जो हालात इस समय हिंदुस्तान में हैं, जहाँ पे आपने बात करी वर्कर्स की, उन्हीं के लिए ये खाने की बात की जा रही है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किया जा रहा है वो भी उन्हीं को किया जा रहा है, जनधन अकाउंट में किया जा रहा है। मेरे और आपके खातों में नहीं किया जा रहा है ये पैसा जो डिस्पर्स किया जा रहा है। और हमने देखा कि सरकार ने जनधन अकाउंट में ट्रांसफर किया, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वेनेजुएला का हाल हुआ था आज से काफी साल पहले, वो दोबारा हिंदुस्तान में रिपीट ना हो। और वेनेजुएला में ये हुआ था कि इतने अमीर देश हो गया था वेनेजुएला कि वहां पे उन्होंने कहा काम करना बंद कर दो और हम सरकार खाना भी देगी, पैसा भी देगी। और उसकी वजह से आज क्या हालत है उनका कि वो बिल्कुल ही डेड पड़े हैं। हम ऐसा भी सिचुएशन नहीं चाहते हैं कि जहाँ पे हमारे वर्कर लोग और खाने जो काम करने वाले हैं उनको खानी मुफ्तखोरी का आदत पड़ जाए और वो कहें कि जो हमें तो काम ही नहीं करना चाहते हैं, वापस आना ही नहीं चाहते हैं। काम प्रोफेसर अग्रवाल, आपकी बात इस कोरोना काल में थोड़ी सी तीखी लग रही है, क्योंकि इस समय लोग, करोड़ों लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें हैं, कोई भी संवेदनशील आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा ख्याल इतना अतिरेकी विचार इसके साथ देना शायद उचित नहीं है। बहरहाल आपकी बात है, ठीक है। वैभव जी, सवाल तो जाहिर है सरकार से ही बार बार पूछे जाएंगे, और जिस तरीके से आज घोषणा हुई है उसके बाद, जैसा मैंने पहले कहा कि 5 किलो अनाज एकमात्र एक चीज दिखाई पड़ रही है जो सीधी राहत मिलेगी लोगों को। बाकी क्या है? बाकी क्या है मतलब मैं क्या, अभी सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज बनाया। आप अगर इसी पैकेज को पीछे वाले पैकेज से जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज था उसके साथ प्लग करें तो करीब करीब 22 लाख करोड़ का पैकेज हो चुका है। और उसके अंदर सरकार ने सभी तबकों का, सभी कैटेगरीज का, सभी लोगों का ध्यान रखते हुए जो मनी एलोकेशन है, जो रुपए को एलोकेट करते हैं, एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में रखते हैं, उस जेब को बैलेंस करने के लिए
जैसे कि हम अगर कभी थोड़ा सा वेट उठाते हैं तो एक हाथ में उठा लेते हैं तो झुक जाते हैं, उसी तरह दूसरे हाथ में भी एक बैग पकड़ लेते हैं या आधा आधा बांट लेते हैं 2 थैलों में, उसी तरह एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाला, और ताकि वो एक संतुलित रूप से पूरे समाज में विस्तृत करा जा सके। और उसके चलते इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज ले लीजिए आप, ब्रॉड, रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी के लिए देखिए, अनाज का रेडी भुगतान करा, और अनाज को पीछे सप्लाई चलाने के लिए एफसीआई के गोदामों को खोला। एफसीआई के गोदामों से अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेनों को चालू किया। उसके अंदर 2-2 किलोमीटर लंबी ट्रेनें चालू कर दी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनें हैं, ठीक है, 4 इंजन लगा के। फिर उसके बाद दूसरी तरफ सुरक्षा को लेके किया, सेहत का हेल्थ एंड वेलफेयर में किया। तो आप देखिए, स्टेप्स एंड स्टेप्स। अब इकोनॉमी की बात हो गई, ये सारी पिछले 2 महीने में हमने बातें करी। अब आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए। अब इकोनॉमी में ये देखा जा रहा है कि सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए और डिमांड इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, यानी सप्लाई और डिमांड में एक संतुलन बनाने के लिए क्या चाहिए। उसकी शुरुआत करी है ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स आपको डिजिटल पेमेंट खोलना शुरू करेगा। वो हम समझ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट भी समझ रहे हैं, लोगों तक पहुंचेगा, पर सवाल तो मांग का है। प्रोफेसर उपाध्याय, सरकार का पक्ष सीधा है कि भाई हमने इतना जबरदस्त काम किया है, इसको अगर आप देखिए तो सारा कुछ संतुलित ढंग से चल रहा है। हालांकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि बहुत असंतुलन है, फायदा उनको ही दिया जाता है आमतौर पर ऐसे पैकेजेस का जो ऑलरेडी बहुत सा पैसा सरकार का दबाए बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि सचमुच मसला इतना सीधा है, सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है? एक बात तो मैं बता दूं कि जो पहले वाले अनाउंसमेंट हुए थे 1,70,000 का, वो शायद इसमें शामिल है 20 लाख में। उसको सब चीज को मिला के वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पहले ही कह चुकी है, आरबीआई वगैरह हमने जो पहले स्टेप दिए वो सब मिल के। पर आज आप देखिए कि आज आपको क्या मिला। आज तो सारी क्रेडिट वाली बात, बजट के होते हैं लंबे 2 घंटे के, उसमें बताया जाता है कि 1% की हमने रेट ना कम दे दिया, हम ये कार्ड बनवाएंगे, हम किसानों के ज्यादा कार्ड बनवा देंगे। ये बजट स्पीच थी। अब इसमें 2 महीने से हमारी अर्थव्यवस्था में जो दुर्गति हुई है, जो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी, उससे कितने 20 करोड़ 30 करोड़ लोगों के जॉब गए हैं। तो उसके लिए वो कैसे जिंदा रहेंगे, कितना कैसे सस्टेन करेंगे अपने आप को। और इकोनॉमी की बात तो बाद में आएगी, पहले तो वो है कि अपने आप को सस्टेन करें और इकोनॉमी को रिवाइव करें। तो कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी, ये कहाँ दिख रहा है आज के भाषण में? कौन सी चीज ऐसी है? क्रेडिट तो ठीक है, पर आज क्रेडिट गारंटी की बात नहीं थी। आप अपने बल पे लोन लीजिए, नहीं लोगे तो आपको वसूला जाएगा, और वसूलने के जो तरीके होते हैं वो तो हमें पता है कि बैंक गरीब आदमियों से कैसे वसूलती है। तो ये सारी बातें हैं। तो कहाँ है वो स्टिमुलस पैकेज जिसकी बात प्रधानमंत्री ने की थी कि 20 लाख का, वो कहाँ दिख रहा है? कल के और आज के मिलके अगर हम जो लघु उद्योगों को लोन की गारंटी है वो शामिल भी कर लें तो कुल मिला के 4 लाख करोड़ दिखेगा कुल मिला के। आज पता नहीं, आज तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। मान लो 20,000 करोड़ का दिखा दो, टोटल कर दो, कुछ फायदा, ठीक, पर उसके अलावा है वो 20 लाख करोड़। बिल्कुल। कुल मिला के बहुत सारे सवाल भी हैं और इन सवालों पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए राजनीति के साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. तो राजनीति में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो तमाम राहत पैकेज की घोषणा सरकार कर रही है, उससे बाजार में मांग कितनी बढ़ेगी? क्या हमारी अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है, क्या वो वापस पटरी पर आ पाएगी?
बीजेपी के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। वैभव जी, कुल मिला के हमें जो समझ में आ रहा है अब तक कि सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज देना चाहती है। हालांकि जैसे उसने कहा है कि 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज उपलब्ध होगा, कर्ज का साइज 2 लाख करोड़ है, यानी औसत 80,000 पड़ेगा। इसके अलावा नाबार्ड से जो 3 करोड़ किसानों को 30,000 करोड़ देने की बात है, उसमें 10,000 पड़ेगा। लेकिन कर्ज देने पर सरकार का जोर जरूर है, लेकिन कर्ज तो पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था में देने की बहुत सी सुविधाएं थी और वो कर्ज लोग लेना बंद कर चुके थे कि ये बड़ा संकट है। आपको क्यों लगता है कि इस घोषणा से लोग तेजी से, जो कल तक कर्ज नहीं लेते थे, वो आज कर्ज लेने लगेंगे? देखिए, मैं 10 सेकंड के लिए एक दूसरा मुद्दा बात करूंगा जो आजकल मीडिया में बात होती है। बेहतर हो कि हम लोग जम्मू कश्मीर बात करें। जम्मू कश्मीर में जब अभी एक टेररिस्ट की हत्या करी गई तो कुछ माफ करिएगा अमन जी, मैं बिल्कुल माफ करिएगा वैभव जी, माफ करिएगा आप ये मत करिए, हम लोग कश्मीर के टेररिज्म पे फिर बात कर लेंगे। प्लीज आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। ऐसे मुद्दे हम लोग बहुत सीरियसली इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं और आप बहुत सिंसियर नेता हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग विषय को डिरेल ना करें। हम बहुत देर उस पर बात कर सकते हैं, पूरा दिन बात करेंगे उस पर, कभी उस पर भी चर्चा होती रहती है। आज ये मुद्दा है कि आप ये बताइए कि अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है और लोग कर्ज नहीं ले रहे हैं, बैंक भी परेशान है कि उनके कर्ज नहीं ले रहे हैं लोग, आप जब राहत की घोषणा होगी तो कर्ज कैसे लोग लेने लगेंगे, इसका जवाब मांग रहे हैं। कश्मीर चलेंगे? वही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, आप ऐसे आप जो कह रहे हैं उससे पूरा विषय को डिरेल कर रहे हैं। माफ करिएगा, ऐसा मत करिए। आप कैपिटल पूंजी की अवेलेबिलिटी करवाने की कोशिश कर रही है, उसमें फर्क है जी। मैं ये बताने की कोशिश बताएं, फर्क बताएं, पहले क्या फर्क था और अब क्या फर्क आ गया, ये प्लीज बताएं। रुपए के बंडल ठूसने की कोशिश नहीं कर रही है और ये नहीं कह रही है कि आप अपना घर गिरवी रख दीजिए और धंधा चलाने के लिए मैं आपको लोन दूंगी। सरकार ये कह रही है कि भाई साहब, मेरे को आपका घर भी नहीं चाहिए, मेरे को आपसे कोई कोलेटरल भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपको अपना व्यवसाय करने के लिए, तनख्वाहें बांटने के लिए पूंजी की अवेलेबिलिटी करवानी है, पूंजी की जरूरत है, तो मैं आपको निम्न दरों पर या फिर बिना किसी दरों पर, बिना किसी खर्चे के आपको पूंजी की व्यवस्था करवा के दूंगी। सरकार ये कह रही है और उसी के चलते देखिए फर्क आ गया उसके अंदर, और उसी के चलते इसको कहते हैं पूंजी व्यवस्था। पूंजी व्यवस्था कोई भी सरकार करवाती है तो वो अगर कोलेट्रल के साथ होती है और कोलेट्रल के फ्री होती है। किसी का भी आदमी का धंधा इकोनॉमी में उसके हिसाब से उसकी पूंजी व्यवस्था होती है। तो यदि किसी एक एमएसएमई का धंधा, इसीलिए सरकार कह रही है कि एमएसएमई की हम डेफिनेशन चेंज करेंगे, 3 लाख से 5 करोड़ का एक स्लैब बनाएंगे, 5 करोड़ से 50 करोड़ का एक स्लैब बनाएंगे। वो इसीलिए कह रही है कि 3 लाख से 5 करोड़ वाले की जरूरत होगी, 3 लाख से 5 करोड़ पूंजी की। बिल्कुल, पूरी बाजार और उद्योगपतियों के पक्ष में बहुत कोशिश कर रही है, पहले भी करती रही है, पर हमारी अर्थव्यवस्था उसके बावजूद बैठी, उसके बावजूद बहुत ही। अब ऐसा मत कहिए कि 6 साल से आपने नहीं किया था, कोरोना की बात कर रहे हैं आप ही अपनी सरकार की आलोचना करेंगे। आप 6 साल से सरकार चला रहे हैं, जाहिर है आपने किया होगा, उसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। ये प्रोफेसर अमन अग्रवाल, क्या ये बात बिल्कुल ठीक है जैसा वैभव जी ने कहा, इसको मान लेना चाहिए कि सरकार नए तरीके से पूंजी की व्यवस्था कर रही है जिसमें लोगों से कोई जमानत नहीं ली जाएगी, उनका घर गिरवी नहीं किया जाएगा और ब्याज या तो नहीं लिया जाएगा या बहुत कम लिया जाएगा, और ये ही अर्थव्यवस्था को सुधारने का रामबाण है? देखिए जी, ऐसा है कि जहां तक आपने डिमांड की बात करी है कि डिमांड कैसे बढ़ाई जाए और चीजें कैसे होंगी, प्लीज हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम अभी लॉकडाउन के थ्रू से निकल रहे हैं। चीजें को पार्शियल लॉकडाउन एक तरीके से खोला गया है। काफी सारी मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट एमएसएमई के लोगों से बात हुई है, वो अपने कारखाने चीजें की कोशिश कर रहे हैं, और जो वो कारखाने में चीजें खोलने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर उनको लगेंगे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस को रीच करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जो बैंक की व्यवस्था के थ्रू आएगा। आरबीआई उनको निर्देश देगा, जिसमें अभी 2 से 3 दिन लगेंगे आरबीआई को निर्देश देने में। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिली कि
काफी सारे देशों ने कहा है कि चाइना से कंपनियों को निकलना है, वो निकल के हिंदुस्तान में आएंगी या कहीं और जाएंगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा एमएसएमई सेक्टर उनको रिसीव करने के लिए रेडी है या नहीं है। अब जो स्टेट हमारी इकोनॉमी की है, जहाँ पे ओपननेस थोड़ी बहुत कर दी गई है, थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है, तो अब काफी सारे लोग इसकी तरफ जा रहे हैं कि हम क्या क्या चीज हम जो चाइना से आएगा उसको कैप्चर कर सके और उससे हम एक डिमांड, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ा सके। और डिमांड जहां तक, मैं बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूं पिछले 4 महीने से इस सिचुएशंस पे कि जहां वॉर होती है या पेंडेमिक्स होती हैं, ये देखा गया है पहले पेंडेमिक्स में भी और वॉर्स के अंदर भी कि कम से कम 6 से 9 महीने के अंदर एकदम से डिमांड में स्पर आता है, क्योंकि कंजम्पशन बिल्कुल लो लेवल पे पहुंच जाती है इन पीरियड्स के अंदर। और जैसे ही कंजम्पशन बढ़ती है, जैसे ही लोगों को रिक्वायरमेंट बढ़ती है, एकदम से लोग बाहर आके उस चीजों को कंज्यूम करना चाहते हैं। जैसे हमने देखा लिकर के केस में हुआ, ऐसे ही बार्बर के केस में होगा, ऐसे ही और चीजों के केस में होगा, जो जैसे ही लॉकडाउन और ये बिल्कुल सही है। पहली बार शराब पीने वालों को अर्थव्यवस्था का योद्धा माना गया, इतना सम्मान दिया गया। वैभव जी के इसके लिए बहुत लोग धन्यवाद दे रहे होंगे। बहरहाल प्रोफेसर उपाध्याय, जो बात अभी अमन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि एक पूरी स्थिति है जहां से चीन से निकलकर कंपनियां भारत आ पाएंगी। हालांकि अभी हमारे यहाँ जितने आंकड़े अब कोरोना के हो गए, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में हम चीन से भी आगे निकल जाएं, जो स्थिति है। बहरहाल, लेकिन हम ये मानते हैं कि अच्छा अवसर है। क्या सचमुच अभी तक तो नहीं आई है कंपनियां, लेकिन इस आपदा को अवसर में बदलने की जो बात है, क्या सचमुच इसकी संभावना आप देख रहे हैं? और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता का भी नारा है। हाँ, तो ये बात बहुत दिनों से कही जा रही है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था काफी दिनों से अब खोल दी है। चीन के ही आंकड़े बताते हैं कि उनका एक्सपोर्ट एक्चुअली बढ़ा है, 3-4% बढ़ा है। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कम हुआ है। हमारा आंकड़े तो पता नहीं कब आएंगे, किस तरह से आएंगे, लेकिन और कहीं के भी आंकड़े आप देख लो, अमेरिका के, यूरोप के, तो चीन ने तो अपनी अर्थव्यवस्था को उतने नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्होंने उस तरह से नेशनल लॉकडाउन उतना स्ट्रिक्टली नहीं किया। तो अभी तो हमारा लॉकडाउन खुलेगा, कब हमारा सिस्टम चलेगा, कंपनियां काम करेंगी, तो वो क्या चीन की कंपनियां इंतजार करती रहेंगी जो वहां से आनी है कि हिंदुस्तान खुलेगा तो हम जाएंगे? जिनको जाना है वो चले जाते हैं। वियतनाम वगैरह, थाईलैंड वगैरह बहुत सारी जगह होती हैं, उस तरह का उनका एक नेटवर्क सा होता है। तो ये कहना, जब हमारी इकोनॉमी पहले तो खुल भी नहीं रही है ढंग से, जब खुलेगी तो तब तक चीन की अर्थव्यवस्था तो ऑलरेडी काफी रफ्तार में है। तो ये सारी बातें तो ये तो बहकाने वाली बातें होती हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप पहले अपनी हालत सुधारो और फिर आप एक ये भी बात कह रहे हो कि हम थोड़ा आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे ग्लोबल टेंडर्स को, उस तरह की बातें। तो ये तो थोड़ा कंट्रडिक्शन से भी आ जाता है। पर चलो उस बात को हम नहीं भी देखें जी, तो चीन से मुकाबला आज की हालात में हम किसी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था ने ऑलरेडी एक रफ्तार हासिल कर ली है। बिल्कुल। और आखिर में अब हमारे पास समय कम है और संयोग से हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थशास्त्री प्रवीण झा, उनसे बात कर लेते हैं। प्रोफेसर झा, जो पैकेजेस की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से हुई है, लगातार 2 दिन से बात हो रही है, क्या उससे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ पाएगी? क्या बाजार में डिमांड बढ़ पाएगा? आपका क्या विश्लेषण? देखिए, अभी कोई भावना जो है है पे आधारित तो नहीं लगती, क्योंकि स्टिमुलस वो कुछ बैंकिंग गया है कि वो चीज हो क्रेडिट फ्लो जी। तो प्रवीण जी से हम लोगों का संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आखिर में एक छोटी सी टिप्पणी आपसे ले लेते हैं वैभव जी। क्या सचमुच जो आशंकाएं हैं उनको पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए कि वो विपक्ष कह रहा है? क्या देश में वाकई समस्याओं पर आपने काबू पा लिया है? ईमानदारी से एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर ईमानदारी से मेरे दिल की बात बोले तो मैं आपको बोलूंगा कि सरकारें तो नश्वर हैं, आपके और मेरे तरह जी। हम आज हैं, कल नहीं हैं। सरकारें चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी सरकार हो, मोदी सरकार है, या केजरीवाल है, या कांग्रेस है, सोनिया जी हैं, कोई भी है, सरकारें तो नश्वर हैं। ये समाज चलेगा तो केवल इस हिंदुस्तान के, इस देश के लोगों द्वारा चलाया जाएगा। और अगर लोग
ये ठान ले आज की तारीख में कि हमें जो करना है सही करना है, जो हमें पथ प्रदर्शन कर रहा है नेता, इस केस में ऑफ कोर्स मोदी जी का नाम लूंगा मैं, मोदी जी हमें पथ दिखा रहे हैं, उस पे चलना है। तो हमें अगर घर में बोलने रहने के लिए बोला है तो हम घर में रहें, हमें अगर काम करने के लिए बोला है तो हम काम कर लें, लेकिन साथ साथ हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि पर वैभव जी वही कोई तो पार्टी सवाल कर उठा रहा है। रहा है कि हमें चलना है पर हम पैदल चल रहे हैं 1000 किलोमीटर और इस हमें बस नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, हमें देखिए, रास्ते ये नहीं तो आप उपलब्ध देखिए, कराए ये जा आप रहे एक हैं, और फिर वो पूरे कैसे रख साथ लीजिए, में मेरे चलेगा? पास इसके तथ्य हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे जिन तथ्यों की राजनीति के बारे में मैं बात करूंगा। तो ये तो आप एक और डिबेट, कल की डिबेट रख लीजिए। नहीं, एक और इस पे आप चर्चा जब कर लेते हैं। समाज के आप सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं तो जो मजदूर सबसे ज्यादा पीड़ित है उसमें तो नहीं दिख रहा है कि उसकी चिंता हो रही है। बहरहाल आप कह रहे हैं कि वो हो रही है तो ठीक है, सरकार का दावा है और सड़क के जो दृश्य हैं उन दृश्यों से भी हम कुछ निष्कर्ष जरूर निकालते हैं। इतिहास तय करेगा कि कौन सी तस्वीर किस पर भारी पड़ती है और उसका नतीजा क्या होता है। राजनीति में आज बस इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।